सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी, इनमें चेंजेस आएगा, है ना, इनमें बदलाव आएगा। तो उनके बदलाव से क्या इफेक्ट हो रहे हैं हमारे ऊपर, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं फिजिकल, द फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। एक एनसीईआरटी उठाते हैं और एक एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हैं। दिस वेरी एरिया इन द इंडेक्स, ये बेटा आता है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, और ये जो सारे बेटा ये है ओशनोग्राफी। और याद रखना ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है। यदि फिजिकल ज्योग्राफी कमजोर पड़ी तो बाकी आप ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन ज्योग्राफी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सब वो देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए ये है कंटेंट वाला पार्ट इस एनसीईआरटी का, इंडेक्स वाला पार्ट। इसमें क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड द स्कोप, बेटा इसको छोड़ दो, कि फिजिकल ज्योग्राफी का एप्लीकेशन पार्ट है दिस। ये यदि आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि हाउ द ज्योग्राफी। हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि कोई टास्क आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए आप सभी के पास एक प्रॉपर, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल रिसर्च्ड, कीपिंग इन माइंड द टास्क, ऐसी टू डू लिस्ट आपके पास होनी ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि यदि आपके पास एक वेल रिसर्च्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड है और कीपिंग इन माइंड द टास्क, यदि ये टू डू लिस्ट है आपके पास और उसके ऊपर आप कार्यरत रहेंगे, आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके टास्क के कंप्लीट होने की संभावना जो है वो भी बढ़ जाएगी। नाउ आई विल से व्हाट इफ, कि आपके पास जो ये टू डू लिस्ट है इसमें ही त्रुटियां हैं। ये टू डू लिस्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं, ऐसे टास्क भी हैं जो कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक नहीं है, वो अननेसेसरी टास्क हैं। तो यदि आप उस पर अपनी मेहनत भी खर्च करेंगे, आप स्पेंड करेंगे, आप अपनी मेहनत, अपना दिन रात उस पर पसीना आप अपना बहाएंगे, तो उस टास्क के कंप्लीट होने की संभावना ठीक है, लेकिन या तो उसमें समय ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि वो कंप्लीट ना भी कर पाए यदि ये जो लिस्ट है ये प्रॉपर नहीं है। सो बेटर बी कि कोई भी टास्क आप कंप्लीट करने जाएं उससे पहले आपके पास एक प्रॉपर टू डू लिस्ट होनी ज्यादा आवश्यक है। नाउ ऐसी ही एक टू डू लिस्ट है हमारे पास यूपीएससी में, जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें हम टू डू लिस्ट देखेंगे कि यदि आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करना है तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है, उन एनसीईआरटीज में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, इस चैप्टर को आपको स्किप करना है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक आपको छोड़ देना है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए ये सेशन यदि आपने कंप्लीट देखा तो ट्रस्ट मी, ज्योग्राफी आपका वंस एंड फॉर ऑल कंप्लीट हो जाएगा। नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स, बट प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिएगा जो मेंस होता है ना, दैट्स ओवरऑल द सिलेबस ऑफ अ सब्जेक्ट। यदि आप इसको कंप्लीट करते हैं तो प्रीलिम्स आपका कंप्लीट हो जाता है। कैसे, हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। अभी देखिए, उससे पहले आप एक बार प्लीज ये जान लीजिए कि यूपीएससी ने हमारे लिए ज्योग्राफी में क्या सिलेबस डिफाइन किया है, क्या बताया उसने। हम प्रीलिम्स को छोड़ देते हैं, प्रीलिम्स में तो जस्ट एक दो लाइन उन्होंने ऐड की हुई है, सिलेबस में कुछ भी ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया है। लेकिन मेंस के लिए यूपीएससी ने वेल स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को डिफाइन किया है। अब देखिए, हम जानते हैं कि यूपीएससी में जनरल स्टडीज के जो पेपर्स हैं मेंस में, वो है जीएस पेपर, जनरल स्टडी पेपर 1, 2, 3, 4। सबसे पहला होता है एसए का, फिर जनरल स्टडी पेपर 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद एसए पेपर, फिर उसके बाद ऑप्शनल का पेपर 1, 2, फिर उसके बाद आप जो हमारे जो लैंग्वेज जो सब्जेक्ट हैं वो होते हैं। ओके, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं ना। जो जनरल स्टडीज जो पेपर 1 होता है उसमें ज्योग्राफी का सिलेबस डिफाइन है, और यहां पर है बिल्कुल एंड में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, दिस इज द ज्योग्राफी सिलेबस। आई नो कि आपको मे भी हो सकता है कि क्लियरली ना दिखाई दे, तो एक काम करते हैं कि इसको नेक्स्ट पेज में क्लियरली देख लेते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में यूपीएससी ने क्या कहा है। अब देखिए, मेंस में यूपीएससी ने जो ज्योग्राफी का सिलेबस दिया है ये ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड है कंपेयर टू कि जो प्रीलिम्स में है। प्रीलिम्स में तो सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन यदि आपने ये मेंस का कंप्लीट किया तो आपका प्रीलिम्स का भी इसमें हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सैलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका मतलब ये एक ओपन एंडेड वो है, लाइन है। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा है, उसके सैलिएंट फीचर के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब इसमें तो काफी कुछ भी आ सकती हैं, सारे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी आ सकते हैं, एंडोजेनेटिक प्रोसेस भी, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस भी, कुछ भी आ सकता है इसमें। सो इसका मतलब ये एक ओपन एंडेड लाइन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
और क्या लिखा हुआ है, द इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज सच एज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, सुनामी के बारे में पूछ सकता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन्स एक्सेट्रा लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर भी जो ये लाइन है इनकम्प्लीट है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस, चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग द वाटर बॉडीज, आइस कैप, सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है, इंक्लूडिंग द फ्लोरा एंड द फोना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। ये जो वर्ड्स आ गए ना यहाँ पर, द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, इसका मतलब वो यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। आपने ये पूरा पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑन द चेंजेस, ऑल दीज थिंग्स मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण ये जो फिनोमिना है, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी, इनमें चेंजेस आएगा, है ना, इनमें बदलाव आएगा, तो उनके बदलाव से क्या इफेक्ट हो रहे हैं हमारे ऊपर, तो इन सब चीजों के बारे में ये चर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज लिखी हुई है यहां पर, दिस इज, इसमें आपके बहुत सारे सब टॉपिक्स बन सकते हैं। चलिए अब हम और कुछ देखते हैं। देखिए और क्या लिखा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज, की नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, ब्रैकेट में क्या लिखा हो, इंक्लूडिंग साउथ एशिया, साउथ एशिया के बारे में बात कर रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा है, और क्या बोल रहा है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर, कि वाई कि एक पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे इंडो गैंजेटिक बेल्ट हो गई, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उसी के उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो डोमिनेंट क्यों है, प्राइमरी जो सेक्टर है वहां पर प्रोमिनेंट क्यों है। सो ये क्या पूछ रहा है, द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द प्राइमरी इंक्लूडिंग द सेकेंडरी, तो आपको पता होनी चाहिए प्राइमरी जो एक्टिविटी उसके डोमिनेंस एक रीजन में क्यों है, सेकेंडरी एक्टिविटी की क्यों है, टर्सरी एक्टिविटी की क्यों है, द इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेबर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है, इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया बट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इंडिया, ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसका मतलब ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो इतने में डिफाइन है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बेटा इस पूरे ज्योग्राफी को सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एंड ऑल से बस कुछ ही चीजें एक्स्ट्रा आएंगी, जैसे वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन जो थ्योरी जो पार्ट है वो इसी के साथ यदि हम कंप्लीट करेंगे तो हो जाता है वो कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए यदि आप ये 4 ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे ना एनसीईआरटी, तो आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस ये 4 जो एनसीईआरटी है आपको बिल्कुल बारीकी से जाकर के पढ़नी पड़ेगी। एक एक चैप्टर में आपको बता दूंगा, एक एक चैप्टर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो है क्लास 11th की एनसीईआरटी, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, ये आपको कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आ गया द इंडियन फिजिकल एंड एनवायरमेंट, ये इंडियन ज्योग्राफी है, हिमालयाज कैसे बने, प्लेटोज कैसे बने, इंडो गैंजेटिक प्लेन कैसे बने, हमारी जो रिवर सिस्टम है वो कैसे बने, वाई वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिवर सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आ गई। अब देखिए उसके बाद आ गया ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये भी। सो यदि आप ये 4 एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे तो आपका सारा जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं फिजिकल, द फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, एक एनसीईआरटी उठाते हैं और एक एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस को मींस इन द सेंस ऑफ कि उसमें जो मेन जो टॉपिक है इस एनसीईआरटी में वो कौन से हैं और हमारे लिए रेलिवेंट कौन से हैं टू डू लिस्ट में, उसको देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है दैट इज इस ज्योग्राफी की जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th, सब वो सारी ज्योग्राफी में के एनसीईआरटी में देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। अब देखिए सबसे पहला चलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। बेटा जो फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उसमें देखिए सबसे पहले आप देखिए केवल और केवल लगभग 127-130 पेज के आसपास की एनसीईआरटी, बिल्कुल पतली सी एनसीईआरटी है। बट ट्रस्ट मी, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको, लेट्स से कि मैं आपको यदि पढ़ाऊं, इसी चैनल पे पढ़ाया हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया हुआ है, ये जो पार्ट है मैं उसमें पढ़ा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं, दिस इज द पार्ट क्लाइमेटोलॉजी पार्ट, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। मतलब अभी आप लेट्स से कि 8 तो 9 चैप्टर पढ़ाए हैं और कुछ आल से कि 12-13 कुछ सेशंस हो चुके हैं, एक 1.5 घंटे के 12-13 सेशन, जिसमें पूरा लिख करके पूरा ट्रेडिशनल वे में जैसे नोट्स बनवाए जाते हैं, सारी चीजें मैंने करवाई हूँ। आप जाइएगा चैनल पे, जाइए प्लेलिस्ट में, जाइएगा प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगी। उसमें आई हैव कंप्लीटेड दिस और दिस, यहाँ तक। अभी 11th और 12th अभी बचा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए
द पॉइंट इज दैट बेटा ये पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको एट लीस्ट 2-2.5 घंटे की कम से कम 35 क्लास की आवश्यकता पड़ेगी। 2-2.5 घंटे की 35 क्लास की आवश्यकता पड़ेगी 130 पेज कंप्लीट करने के लिए नहीं, केवल 100 पेज कंप्लीट करने के लिए मात्र। मतलब क्या है कि इस एनसीईआरटी में प्लीज ये वाला जो पहली यूनिट है इसको छोड़ दीजिएगा। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इसको छोड़ दीजिएगा। ये क्या बात कर रहा है कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो कैसे इवोल्व हुआ है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि अनंत काल से ज्योग्राफी, जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, जब से हम लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तब से हम ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट बना कैसे है? हमारे सामने ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, उसके इतिहास क्या है? सो ज्योग्राफी के इतिहास के बारे में ये बता रहा है पहला चैप्टर। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। और यदि ज्योग्राफी ऑप्शनल है तब इसको थोड़ा देख लेते, तब थोड़ा समझ में भी आ जाता है। लेकिन ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन ये यूनिट देखनी ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, बेटा ये भी नहीं देखनी, इसको हटाओ, छोड़िए, इसको कुछ भी नहीं है। नेबुला हाइपोथेसिस इन सब के बारे में छोड़ दीजिए। ओरिजिन ऑफ द अर्थ ये नहीं है। मेन जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लैंडफॉर्म्स में आता है। मिनरल एंड रॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग में दिस वेरी एरिया इन द इंडेक्स, ये बेटा आता है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। और ये जो सारे जो चैप्टर से यूनिट में, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, बेटा ये आता है जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी में आता है, जियोमॉर्फोलॉजी में जीएम कर लीजिए आप, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, समझ में नहीं आएगा तो ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी लिख लेते हैं इसको पूरा। जियोमॉर्फोलॉजी, ये पूरा जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। पता है जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 लेक्चर्स लगेंगे केवल और केवल इतना पढ़ने के लिए। इतने लेक्चर्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी जियोमॉर्फोलॉजी। इसका मतलब दिस एनसीईआरटी इट इज अ काइंड ऑफ अ समरी। ये एक समरी है ये एनसीईआरटी। इनको कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर यदि क्लासेस करेंगे सो ज्यादा बेटर रहेगा। यदि आप खुद से पढ़ना चाहें तो आपको यहां से पढ़ के चीजें समझ में नहीं आएगी, इसको बेस बनाइए। और कोई भी जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, मान लीजिए आपने थोड़ा सविंदर सिंह से पढ़ा तो वहां से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, हो सकता है यहां से समझ में ना आए। लेकिन यदि आपने क्लासेस करे, फ्री में रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप इसी चैनल पे जाकर के, मैंने बताया ना ये चीजें कंप्लीट कराई हुई है। जियोमॉर्फोलॉजी भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा बिल्कुल स्क्रैच से। एंड यस, यदि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करना है तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। एंड यस, उसके लिए भी यदि आपको लगता है कि यस आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट और मुझे डिस्काउंट चाहिए या फिर मुझे बिल्कुल फ्री में चाहिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए अभी 11 अप्रैल को अभी अनअकैडमी पर द बिगेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। एंड दैट इज द ये आप सभी के लिए डबल धमाका है। यूसीएससी प्लस है टेस्ट यहाँ पर। देखिए 11 अप्रैल को 2 शिफ्ट में है, 11 AM से 5 PM तक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आप जाइए, रजिस्टर कर लीजिए, कोई चार्जेस नहीं है। आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आपको इसमें वो भी मिल सकता है, आपको फ्री में भी कोर्स मिल सकता है कंप्लीट, या कोई ना कोई आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। एंड यस, उसके साथ साथ अदर प्राइजेस भी हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आप डायरेक्ट कोर्स खरीदना चाहें कि नहीं जी अभी मुझे चीज़ें नहीं आती है, सो मैं टेस्ट के लिए हो सकता है कि उसमें अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ, सो आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं। बाद में कभी जब टेस्ट होगा तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेना, उसमें प्राइज जीत लेना। यदि आपको इस पर डिस्काउंट चाहिए, आप ये कोड यूज कर सकते हैं SKY50, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। एंड आई विल बी मेंटरिंग यू इफ यू यूज दिस कोड SKY50। ओके, नाउ यूज दिस कोड SKY50, आपको सुख की अनुभूति होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। यदि आप फ्री में करना चाहें तो फ्री में भी कर सकते हैं, बट वो सभी सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर्ड वे में टाइम विद अ प्रॉपर टाइम, मतलब एक टाइम फ्रेम में, दैट्स मे बी नॉट पॉसिबल। सो बेटर भी आप जाइएगा और एक कोर्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है। देखिए सो जियोमॉर्फोलॉजी यहां से भी कंप्लीट हो जाएगा। 17 से 18 लेक्चर्स लगेंगे 2-2.5 घंटे के, तब कंप्लीट होगा। बेटा ये जो क्लाइमेटोलॉजी है ना, नेक्स्ट इसमें 8, 9, 10th, 11th, 12th ये सारी की सारी यूनिट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट होगा। सो ये जो रेड में है, दिस इज अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी। ये है क्लाइमेटोलॉजी। इसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, है ना। एंड दिस, ये जो पूरी एनसीईआरटी है, इससे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेट मी राइट इट डाउन समवेयर हियर।
इससे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको कंप्लीट क्या करना है, जियोमॉर्फोलॉजी करना है, सेकंड करना है क्लाइमेटोलॉजी, और एक जो थर्ड है दैट इज द ओशनोग्राफी। यदि आप ओशनोग्राफी कंप्लीट करते हैं तो आपकी फिर कंप्लीट हो गई। एंड द थर्ड इज द ओशनोग्राफी। इसमें वाटर ओशंस और द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, ये यदि आपने यूनिट 5th कर लिया तो आपका कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आपकी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये देख लीजिए, ये दिस इज अबाउट द ओशनोग्राफी। बेटा ये है ओशनोग्राफी। और याद रखना, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है। यदि फिजिकल ज्योग्राफी कमजोर पड़ी तो बाकी आप ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन ज्योग्राफी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसके फंडामेंटल्स भी कमजोर हो जाएंगे। सो यदि ये चैप्टर आपने कंप्लीट किए ना, दिस वन इज 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14, बस इतने 100 पेज कंप्लीट कर लीजिएगा, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। एंड यदि मैं बोल रहा हूं, डिस्कस कर रहे हैं हम कि इतना यहीं से ही आता है, तो बेटा यहीं से ही आता है। कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो बेटा कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस यदि आपको हो सकता है कि ये जो 100 पेज है ये आपको समझ में ना आए, इसमें जो भाव लिखा हुआ है, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस, तब वो भाव समझ में आएगा। यदि वो भाव समझ में ना आए तो कहीं से क्लासेस कर लीजिए। ज्योग्राफी की तो मैं आपको बता रहा, मैंने आपको ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी कराई हुई है। अभी ये क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट इसी ये जो चैनल है उस पर मिल जाएगी। यदि आप कनेक्ट होना चाहें तो आप कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ये स्कैन कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, आई शेयर द लिंक एंड एवरीथिंग। आप दिस इज द चैनल, ओके, अनअकैडमी योद्धा चैनल, आप इस पे वो जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सो एक एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम दूसरी एनसीईआरटी चलते हैं, दैट इज द इंडिया फिजिकल एंड एनवायरनमेंट। इसको बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। एक हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इस इंडियन ज्योग्राफी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, देखिए बेटा। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द इंडिया लोकेशन। ये पहली वाली आपको कंप्लीट करनी है। जस्ट बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक है। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में बात की हुई है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। आप इसको वैसे ही कंप्लीट कर सकते हैं, यदि नोट्स वगैरह ना बनाए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां से शुरू हो रहा है द स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मतलब इंडियन फिजियोग्राफी वाला 2nd और 3rd यूनिट कंप्लीट करनी है। क्लाइमेट वेजिटेशन एंड द सोइल वाली जो 3rd यूनिट है वो भी कंप्लीट करनी है, जिसमें पहला चैप्टर है क्लाइमेट, फिर जो 5th चैप्टर, इसमें जो 4th चैप्टर क्लाइमेट है, 5th जो चैप्टर दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन, 6th वाला सोइल, ये भी कंप्लीट करना है। इसका मतलब इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको कंप्लीट करना है पहले यहाँ पर, कि हिमालय कैसे बने, जो नदर्न प्लेन्स हैं वो कैसे बने, फिजियोग्राफी जो इंडिया की जो पेनिनसुला पार्ट है वो कैसे बना। सो ये आता है पूरा फिजियोग्राफी में। ड्रेनेज सिस्टम, अपना जो गंगा रिवर सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व हुआ, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व हुआ, जो डेक्कन रिवर सिस्टम है वो कैसे, वो पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम है वो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। सो जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तब आपके फिजियोग्राफिक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द फिजियोग्राफिक टॉपिक। और फिजियोग्राफिक टॉपिक में ये दो चीजें आती है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड द ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद आता है क्लाइमेट एंड द वेजिटेशन, और क्लाइमेट एंड वेजिटेशन में क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और सोइल, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। दैट इज द 3rd यूनिट। ये पूरी करनी है, हाँ, अच्छे से करनी है। हाँ, क्या कोई थोड़ा सा छोड़ सकते हैं क्या कुछ टॉपिक को? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, यदि छोड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये भी कंप्लीट करना पूरा, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सोइल टाइप, ठीक है। उसके बाद नेचुरल हजार्ड्स एंड द डिजास्टर, कोज, कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल हजार्ड, बेटा ये आता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, और डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस में आता है वैसे तो, पर बेटर भी, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बोलें कि इसके बिना कोई कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, वो नहीं रहेगा। लेकिन मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट भी हमें यूज करना पड़ता है, जीएस पेपर 3 में भी थोड़ा थोड़ा यूज करना पड़ता है। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो क्या कंप्लीट हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट? नहीं होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन और बाद में करना पड़ेगा। यदि आप इसको रीड करना चाहें दे सकते हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द मैनेजमेंट, नेचुरल हजार्ड्स एंड, लेकिन ये जो 2 यूनिट है दैट इज द फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड द सोइल, ये यदि आपने कंप्लीट किया तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो यहां पर है 94 से 98, ये कुछ नहीं है, ये दिस इज द अपेंडिसिस पार्ट, इसको आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट लीव दिस। ये आपको कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट। यदि यहां पर आपकी कमी है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट कमजोर रह जाएंगे, याद रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी है, इसमें थोड़ा मैपिंग पार्ट भी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट।
अब देखते हैं आगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी आती है क्लास 12th में, और ह्यूमन ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन से? देखिए, ये है कंटेंट वाला पार्ट इस एनसीईआरटी का, इंडेक्स वाला पार्ट। इसमें क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड द स्कोप। बेटा इसको छोड़ दो, पहले वाले को, देयर इज नो नीड फॉर दैट। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप कोई जरूरत नहीं है। यहां से जरूरत है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड द ग्रोथ एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो ह्यूमन ज्योग्राफी दैट इज अ काइंड ऑफ अ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा, आपको पता है यहाँ पर हिमालय, दिस इज द ओके, यहाँ पर हिमालय हो गया। अच्छा, यहाँ पर अपना इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हो गया, गंगा रिवर सिस्टम एंड गंगा प्लेन हो गया, इधर ब्रह्मपुत्र प्लेन है। वाई इट इज सो कि जो अपनी जो इंडस वैली सिस्टम हो गया, प्लस ये अपना गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, तो ये जो अपना जो नदन प्लेन वाला जो एरिया है, यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है भाई? और ऐसा नहीं है कि अभी हिस्टोरिकली ये जो एरिया है ये हमेशा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन रहा है। क्यों भाई? देयर इज अ डायरेक्ट लिंक ऑफ द ज्योग्राफी। यदि आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी तो वहां पर जो ह्यूमन एलिमेंट्स है वो वैसे ही समझ में नहीं आएंगे। ऐसा क्यों है कि जो नदन जो प्लेन है उसमें जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ है? भाई फर्टाइल सॉइल है। क्यों फर्टाइल सॉइल? भाई एलुवल सॉइल है। क्यों एलुवल सॉइल है? जब तक आप फिजियोग्राफी नहीं पढ़ेंगे उसकी, तो ये ह्यूमनिस्टिक जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएंगे। व्हाई द पंजाब इज हैविंग हाईएस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी? व्हाई द केस के जैसलमेर बाड़मेर वाला जो साइड है, अच्छा आज के दिन तो वहां पर ठीक है इंदिरा गांधी कैनाल होगी तो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन ट्रेडिशनली देखें तो ये जो रीजन है कंपेयर टू द पंजाब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम है। कंपेयर टू द पंजाब जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, बघेलखंड वाला जो रीजन है, मालवा वाला रीजन है, वहां पर कम है। वहां पर क्यों पल्सी ज्यादा ग्रो की जाती है? वहां पर क्यों ज्वार बाजरा ये ज्यादा उगाया जाता है? ऐसा क्यों है? ये जो हरियाणा वाला और ये जो वेस्टर्न यूपी वाला जो एरिया है, यहाँ पर लवणता की प्रॉब्लम आ रही है, आज के दिन सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट ये बोल रही है, यदि कुछ टाइम पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी लेकर के आई थी, स्पेशली हरियाणा में ये जो एरिया है, इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि यदि हमें ये पता लगा कि किसी ने भी अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यदि किसी ने भी बोरवेल या किसी ने भी खेतों में अपने पर्सनल ट्यूबवेल किया तो आपको ये जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट को पता है कि बहुत ज्यादा भूजल निकाला जा रहा है, ग्राउंड वाटर उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। एंड इफ यू आर यूजिंग टू मच ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेज, उसके बाद क्या होगा? ग्राउंड वाटर तो खत्म हो ही रहा है, प्लस जमीन और खराब हो रही है। क्यों? लवणता के कारण। क्यों? सैलिनिटी के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है एग्रो क्लाइमेटिकली ये इतने ज्यादा जो इरिगेशन है, द आर्टिफिशियल इरिगेशन के लिए वो है ही नहीं। आप यहां पर यदि गेहूं उगाएंगे तो उसके लिए आपने क्या किया? गेहूं के लिए पानी की ज्यादा, जी पानी तो अवेलेबल है, कहां से? जमीन से, भूजल से निकाल लेंगे, ग्राउंड वाटर निकाल करके हम तो आराम से इरिगेट करेंगे। तो ट्रेडिशनली आपको बाजरा और ज्वार उगानी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें राइस, यू आर गोइंग फॉर द राइस कल्टिवेशन। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? तो कि आप रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं। तो आपको ये सारे ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट कैसे समझ में आएंगे जबकि आपको फिजियोग्राफी के बारे में नहीं पता? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का एप्लीकेशन पार्ट है। ये यदि आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि हाउ द ज्योग्राफी एंड द ह्यूमंस दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। और ये असली पार्ट है जो आपके दिमाग की क्षमता को बता रहा है कि आप कितना एनालाइज कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ सेकंड जो नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज, ये पार्ट हो गया कंप्लीट। जो नेक्स्ट जो पार्ट है जो आपको कंप्लीट करना है, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। हाँ बिल्कुल, सेकेंडरी, टर्सरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये पूरा का पूरा करना है, तब आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी भैया। आप इसमें सिर्फ यूनिट 1 को छोड़ सकते हैं, बाकी आपको सारी करनी पड़ेगी। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पतली सी एनसीईआरटी है, 70 पेज की एनसीईआरटी है, दैट्स ऑल। बस ये समझने में प्रॉब्लम होगी। और आपको पढ़ना कैसे है? यदि आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो सबसे पहली रीडिंग है वो पढ़ने के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। आपको मेन हेडलाइन, जो मेन हेडिंग्स है वो देखनी है, ऐसे हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो देखने हैं, जो यहाँ पर इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं उनको देखना है, उनके नीचे लिखा क्या हुआ है कि किस चीज़ की पिक्चर है वो देखिए। आप उसको देखिए, आप उसको थोड़े से पॉइंट्स अपने दिमाग को दीजिए, उस पर सोचने के लिए अपने पॉइंट को अपने दिमाग को बाध्य कीजिए। फिर उसके बाद आपकी सेकंड रीडिंग आएगी, थर्ड रीडिंग आएगी। थर्ड रीडिंग में आपको थोड़ा सा डिटेल
डिटेल्ड वर्जन मिलेगा। उसके बाद जब आप इनफैक्ट थर्ड से फोर्थ में जाते हैं ना, तब इंसान अपने नोट्स बनाता है, यदि वो बनाता है तो भी। हम यदि पहले में बनाते हैं ना, या पहले में ही उस बुक में हाईलाइट करते हैं, तो पूरी बुक ही हाईलाइट हो जाती है, पूरी बुक को हम अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि पहले बार में हम रीडिंग में नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले बार में उसमें इंपॉर्टेंट चीज एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले बार में ये सोच रहे हैं कि कौन सा पॉइंट मुझे याद नहीं होगा। बेटा पहले बार में तो सारी चीज इंपॉर्टेंट लगेगी, तो ऐसे पढ़िएगा, ठीक है। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स। अच्छा, उसके बाद आता है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ये जो एनसीईआरटी, इसमें मेन जो टॉपिक है वो कौन से कंटेंट में, देखिएगा सबसे पहला रैशनलाइजेशन ऑफ द कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक। इसमें देखिएगा यहां से स्टार्ट होगा फर्स्ट यूनिट, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड द कंपोजिशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको। ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है कि कहां पर किस टाइप की सेटलमेंट है, लीनियर सेटलमेंट कहां पर है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहां है, हैमलेटेड सेटलमेंट कहां है, तो ये सारे पॉइंट भी है, ये भी पढ़ना है। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ये भी कवर करना है। वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंडियन पर्सपेक्टिव से है मेनली, और ये आपको पता होना चाहिए ये पूरा का पूरा। ये जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन द सिलेक्टेड इशू एंड द प्रॉब्लम, इसको हटा देना, भले ही इसको छोड़ देना, लेकिन ये जो कंप्लीट है ना, ये आपको सारे यूनिट देखनी पड़ेंगे। और अगेन देखिए 94, यदि आप इसमें से 4-5 पेज स्टार्टिंग के निकाल भी दें, आप टोटल लगाएं 90 पेज ही, केवल 90 पेज की, मतलब ओवरऑल यदि आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देखें तो आपके पास इट्स नॉट मोर देन 300 पेजेस। लेकिन 300 पेजेस की एनसीईआरटी समझना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। यदि कोई समझाए तो ज्यादा जल्दी से समझ में आएगा, जिसने पढ़ा हो, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी हो, ये एनसीईआरटी भी पढ़ी हो, तो स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी पूरी नॉलेज यदि आपको दें तो एनसीईआरटी तो आपको चमकने लगेगी सारी की सारी। सो देखिए ज्योग्राफी में ये 4 एनसीईआरटी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए हैं, अब आप इनको कवर करिएगा। इस फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी याद रखिएगा, यदि क्लासेस करें तो लगभग 35 के आसपास क्लासेस होंगी, 2-2.5 घंटे की। मैंने भी प्लस पोर्टल पे किया हुआ है, कराया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज मेक अ प्रॉपर यूज ऑफ दिस वीडियो। आपकी ये जो टू डू लिस्ट है ये कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है, इसके अलावा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बट क्या है कि इसको अच्छे से करना ज्यादा आवश्यक है, बस द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट कि इसको अच्छे से करना ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। सो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।